हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लारा क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी। आज हम लोग फिर से इस लेक्चर पे हिंदी विषय की चर्चा करेंगे। कल तक हमने स्वरों का विभाजन पर पढ़ा था और स्वरों के विषय में हमने देखा था कि स्वरों के विभिन्न प्रकार कैसे कैसे होते हैं। तो आज फिर से एक स्वरों का प्रकार है उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। उच्चारण के आधार पर स्वर। एक प्रकार और है जिसे पिछले हम लोगों ने पढ़ा था जीभ प्रयोग के आधार पर। तो इस प्रकार से एक और प्रकार है उच्चारण के आधार पर स्वर। कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहले हैं कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, तालु और कंठोष्ठ। कितने प्रकार के हो गए? 6। 1 2 3 4 5 और 6, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, तालु, कंठोष्ठ। अब देख लेते हैं कौन कौन क्या है। तो कंठ में आपके आ जाते हैं आ और उसी से मिलता जुलता आ, और तालु में ई और ई। मूर्धा में सिर्फ एक ही है, वो है री। फिर उसके बाद में ओष्ठ में देखा जाए तो ऊ और ऊ। फिर कंठ तालु में देखा जाए तो ए, और कंठोष्ठ में देखा जाए ओ और औ। ये आपके 11 स्वर हो गए। इनका सबका उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ। इनके उच्चारण स्थान के विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा बाद में भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे देखा जाए, एक सवाल यहां से बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा ऐसा स्वर है जो दंत से नहीं बोलते? देखिए इसमें आप कंठ भी देख रहे हैं, तालु भी देख रहे हैं, मूर्धा भी देख रहे हैं, ओष्ठ भी देख रहे हैं, कंठ तालु भी देख रहे हैं, कंठोष्ठ भी देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपको दंत वर्ण का दंत नहीं दिखाई दे रहा। अब संस्कृत विषय में अगर होता तो संस्कृत में एक लृ स्वर है, लृ नामक स्वर है, जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तो यहां पर लृ का कोई प्रावधान नहीं। इस प्रकार से उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। ये आ, कंठ तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ। ये हो गए उच्चारण के आधार पर स्वर। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अगला प्रकार है ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर यहां पर कर देते हैं ओष्ठ प्रयोग के आधार पर ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर। तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर अगर स्वरों को देखा जाए तो इनका विभाजन इस प्रकार से करते हैं। कुछ होते हैं वर्तुल या वृत्तमुखी और कुछ होते हैं अवृत्तमुखी। एक होते हैं वृत्तमुखी और दूसरे होते हैं अवृत्तमुखी। अच्छा, वृत्त तो जानते ही होंगे, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। यहां से लेकर के यहां तक की पूरी दूरी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ये इसकी परिधि है और ये इसका पूरा परिधि 2πr होती है, 2πr होती है, और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² होता है। त्रिज्या आधी होती है किसकी? व्यास की, और त्रिज्या का दूना क्या होता है? व्यास।
और वृत्त का संपूर्ण कोण यानी वृत्त का कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये वृत्त के विषय में चर्चा थी। खैर ये मैथ का टॉपिक नहीं है। हम लोग देख लेते हैं वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी क्या है। वृत्तमुखी का एक नाम है वर्तुल, इसी का एक और नाम क्या है, वर्तुल, और ये क्या हो जाएगा, अवर्तुल। आ माने होता है नहीं, यानी ऐसे स्वर होंगे जिनके बोलने में ओष्ठ किस प्रकार का हो जाएगा, वृत्ताकार जिसमें हो जाएगा तो वो कहलाएंगे वृत्तमुखी, और जिनमें वृत्ताकार नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे, अवृत्तमुखी कहलाएंगे। तो देखिए वृत्तमुखी में देखा जाए तो एक है, जैसे बोलिए आप बोलेंगे ऊ, तो ऊ में देखिए वृत्ताकार हो गया ना, तो ऊ हो गया। और ऊ का ही एक बड़ा भाई क्या है, ऊ, दीर्घ। और इसके बाद में ऊ से ही मिलता जुलता एक क्या है, ओ, और इसी से मिलता जुलता इसका एक और भाई क्या है, आओ। ठीक है, तो इसके बाद में अवृत्तमुखी आ जाइए। अवृत्तमुखी में देखेंगे जैसे आपसे बोला जाए ई, तो अब देखिए इसमें वृत्त के आकार का नहीं बनना है ना, तो अवृत्तमुखी में आ जाएगा ई, और ई से ही मिलता जुलता कौन है, दीर्घ ई, और एक इससे मिलता जुलता कौन है, ए, और इससे मिलता जुलता कौन है, ये। इस प्रकार से यहां पर देखा जाए तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम देखें, अब जैसे कुछ उदासीन वर्ण है ना, उसमें ओठ का कोई प्रयोग नहीं है, ओठ को किसी भी स्थिति में नहीं आता है, इसलिए आ और आ ये उदासीन हो जाते हैं। तो ये ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वर हो गए, एक वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी हो गए। इसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब ये स्वरों का संपूर्ण प्रकार हो गया। अब हम चर्चा करते हैं आगे। स्वर के बाद एक टॉपिक है व्यंजन का, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके भी अलग अलग प्रकार हम लोग देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। तो अब व्यंजन का सामान्य वर्गीकरण। व्यंजन का सामान्य वर्गीकरण देख लेते हैं किस प्रकार से करते हैं हम लोग, व्यंजन को किस प्रकार से बांटते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन, स्पर्श। इनकी संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है। कौन कौन से स्पर्श हैं, का है, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। का देव मसाना स्पर्शा संस्कृत में लिखा गया है। हिंदी में देख लेते हैं, का से लेकर के मां तक, का से लेकर के मां तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छूना, जिसको हम लोग कहते हैं टच, डोंट टच, टच करना। आप हर लोग टच करना चाहता है, हर व्यक्ति टच का जरूर करना चाहता है, टच का मोबाइलों चल रहा है आजकल। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 25। इसमें 5 वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, काचा टाता पा कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, काचा टाता पा। तो इनकी संख्या कितनी, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। का वर्ग में 1 2 3 4 5, प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग है, और 5 प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण है, 5। तो 5 से 5 का गुणा करेंगे 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 25। कौन से, का से मां तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर अगला है अंतस्थ। अंतस्थ इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, या, रा, ला और वा। यारा, लावा, इनको अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। एक बार और बोलिए, यारा, लावा, यारा, लावा।
ठीक है ना, समझ गए। यार अलावा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 4। इस प्रकार से अगला प्रकार है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? शा, 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 शा और हा। तीनों सा और हा ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। फिर अगले हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या यहां निर्धारित है और कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या कितनी है? 4 है। पहला है छा, फिर क्या है? त्रा, फिर क्या है? ज्ञा और फिर क्या है? स्रा। का और खा से मिलकर के बना है ता और मतलब ता का जिसमें हलंत लगा उसका मतलब ये आधा है और ये पूरा है, और इसको भी अगर आधा करेंगे तो इसका स्वर अलग हो जाएगा। ठीक है ना। ये मिलकर के बना है जा और इया से, और ये मिलकर के बना है सा और रा से मिलकर के बना है। तो इस संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। फिर उसके बाद में अगला प्रकार है संप्रक्त। अगला प्रकार है संप्रक्त। संप्रक्त व्यंजन। अब इनकी संख्या कोई पूछ ले कितनी है तो इनफाइनाइट है, अनंत है। संप्रक्त व्यंजनों की संख्या क्या है? अनंत है। तो संप्रक्त व्यंजनों की संख्या अगर देखी जाए, जैसे कहा जाए संबल, संधि, राष्ट्र, भक्ति। अब देखिए क्या है, संप्रक्त व्यंजनों की संख्या निर्धारित नहीं कि इतनी फिक्स है, इनकी संख्या अनंत हो सकती है। इसकी परिभाषा कैसे जानें संप्रक्त व्यंजन है क्या? तो देखिए इसमें क्या है, जब दो व्यंजन आपस में मिले हों लेकिन वो दोनों अलग अलग हों, जैसे यहां पर मां देख रहे हैं और बा देख रहे हैं, मां आधा है बा पूरा है, मिले तो हैं एक साथ लेकिन मां भी अलग है बा भी अलग है। यहां पर ना और धा मिले हैं, ना भी अलग है धा मिले। यहां पर सा और टा मिले हैं, दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। यहां पर का और ता मिले हैं तो दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। तो जब दो संयुक्त व्यंजन एक साथ जुड़े हों लेकिन वो अलग अलग हों, एक ही ना हो, तो उनको कहा जाता है संप्रक्त। और अगर एक एक ही हो गए तो उनका नाम दिया जाता है द्वित्व। क्या नाम दिया जाता है? द्वित्व। तो अगला प्रकार है, उसको यहां पर पढ़ लेते हैं। अगला प्रकार ही है व्यंजनों का, इसको पढ़ लेते हैं यहां पर। द्वित्व व्यंजन या युग्मक, द्वित्व या युग्मक के नाम से जाना जाता है। इसमें जैसे आपको कहा जाए दिल्ली, अब ये ला दोनों एक ही प्रजाति की, जैसे कहा जाए बिल्ली, जैसे कहा जाए पक्का, का एक ही प्रजाति, ला एक ही प्रजाति, ला एक ही प्रजाति, कच्चा, चा एक ही प्रजाति। तो द्वित्व या युग्मक कहलाते हैं। ये व्यंजनों को कहा जाता है द्वित्व। इनकी भी संख्या निर्धारित नहीं है, अर्थात इनको भी कहा जाता है ये क्या है? अनंत है। ये भी, इनकी भी संख्या क्या है? अनंत है। इस दृष्टिकोण से ये व्यंजन का सामान्य वर्गीकरण। और एक और प्रकार है इसी में, सामान्य वर्गीकरण में ही एक और प्रकार है, उसको कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। और अयोगवाह की संख्या कितनी हो जाती है? यहीं से जोड़ते हुए इसको लाएंगे, इसको भी यहीं से जोड़ते हुए लाएंगे, ये कहीं डाउट नहीं हो। अयोगवाह की संख्या निर्धारित है, 2 है। कितनी है? 2 है। अयोगवाह में एक है अंग और एक है आहा। इसको कहते हैं
अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। अंगः जिसको हम कहा करते थे, तो ये अनुस्वार है और ये क्या है, विसर्ग है। तो इस प्रकार से व्यंजन का सामान्य वर्गीकरण है। उसके बाद में हम लोग अगला प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। बहुत प्रकार के वर्गीकरण हम और आगे देखेंगे व्यंजनों का। इस लेक्चर में अभी हम इसको इतना देख लेते हैं। इसको देख लीजिए एक बार फिर से। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग। प्रत्येक कौन, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, का, चा, टा, ता, पा। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 यार अलावा। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4 सा, शा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, ये भी 4 है इनकी संख्या। उसके बाद में देखिए छात्रा, ज्ञा और स्रा, और ये किससे किससे मिलकर के बने, ये भी इसमें दिया गया है। पहले वाला हलंत है, बाद वाला पूरा है। हलंत का मतलब होता है अर्धमात्रिक। व्यंजन की हमेशा आधी मात्रा होती है। फिर संप्रक्त व्यंजन, इनकी संख्या क्या है, अनंत है। देखिए संबल लिखा, माँ और बा दोनों अलग अलग प्रजाति के। यहाँ पर ना और धा मिले हुए हैं, दोनों अलग अलग प्रजाति के। सा और टा मिले हैं, दोनों अलग अलग प्रजाति के। का और ता मिले, दोनों अलग अलग प्रजाति के। जब मिले हों तो वहां पर क्या हो जाता है, संप्रक्त व्यंजन कहलाता है। फिर एक है द्वित्व या युग्मक व्यंजन, तो इसको कहा जाता है जैसे एक ही ला ला, ला ला, का, चा चा। तो ये अलग अलग जब ना हो करके एक ही हो तो वो कहलाते हैं द्वित्व या युग्मक। दो ही एक प्रकार के, या युग्म माने जोड़ा, एक ही व्यंजनों का जोड़ा। फिर है अयोगवा। अयोगवा की संख्या निर्धारित है, 2 है। कौन कौन से, पहला है अनुस्वार और दूसरा क्या है, विसर्ग। इतनी चर्चा हम लोग अभी कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्यंजन का और भी वर्गीकरण। उसके पश्चात में हम लोग अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।